कि अभी आप कहीं आगे जा रहे थे क्या? वापस आए। अभी कुलजा भगवती हमारी माँ माया है, अच्छा। जोगनी फाल के नाम से जो प्रसिद्ध है। हाँ हाँ। तो जितने भी हम लोग वशिष्ठ से माइग्रेट हुए, जोला कुल्लू में फैले हुए, आज के दिन संक्रांत के दिन सब दर्शन करने के लिए, माता का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ आते हैं और छोटा सा भंडारा लेके वापस चले जाते हैं। तो यानी कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन रहा है। बहुत महत्वपूर्ण दिन आज का। जी 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 जी। तो यहाँ पे जो माता जी हैं वो उनके बारे में कुछ बताएं, मंदिर के बारे में कुछ बताएं। ये मंदिर जो हमारा वशिष्ठ जी का, इसका तो अनादि है, इसका तो कोई अंत नहीं है। लेकिन ऐसा है कि वशिष्ठ जी की जो औलाद हुई, उनके लड़के हुए थे शक्ति मुनि परमहंस, उनके लड़के हुए ऋषि पराशर जी के लड़के हुए वेद व्यास जी के लड़के हुए शुकदेव परमहंस। आजकल भी वशिष्ठ जी के साथ में 3 किलोमीटर ऊपर पराशर जी का स्थान है, तो व्यास कुंड पर व्यास जी का स्थान है। उसके बाद शक्ति मुनि का तो यहाँ कोई स्थान फिलहाल नहीं है जी। उनके साथ में मनु ऋषि जी का, कहने का मतलब है कि जितने भी सनातन के हमारे ऋषि हुए हैं, 11-12 ऋषियों का मुख्य स्थान जो है अपर बेल्ट 11 किलोमीटर के अंदर ही है। जैसे वशिष्ठ में वशिष्ठ जी है, विशाल में गौतम जी है, मनु में मनाली में मनु ऋषि जी है, श्लील में शांडल जी है, क्लात में कपिल भगवान है, जगसुख में धौम्य ऋषि जी का स्थान है, कुंड में पराशर जी का स्थान है, व्यास कुंड में व्यास जी का स्थान है। अरे वाह। तो अच्छा, एक आप ये बताएं कि जो ये ऋषि हुए हैं जी, और इनके आगे गोत्र भी हैं, वशिष्ठ हैं, शांडिल्य हैं, बाकी सब के सब गोत्र हैं, तो क्या इन ऋषियों के गोत्र सिर्फ ब्राह्मणों के यहाँ होते हैं या बाकी जातियों में भी इन ऋषियों के गोत्र हैं? गोत्र का मतलब है वंशज। आज का हम लोग जितने भी राजपूत कम्युनिटी के लोग हैं, यहाँ इस क्षेत्र में सब गोत्र के लोग मिलेंगे आपको। व्यास जी के गोत्र भी है, बेसिकली मैं व्यास गोत्र थे। व्यास का मतलब वंशज तो वशिष्ठ जी के हुए हैं, ठीक है जी। तो उसके बाद शांडिल्य के गोत्र भी हैं, पराशर के गोत्र भी है, उसके भारद्वाज गोत्र के भी हैं, बहुत हर गोत्र के क्षेत्र। यानी कि इन सभी गोत्रों के आपने कहा कि राजपूतों में हैं। जी, राजपूतों में, ब्राह्मणों में भी है जी। ये बड़ी अद्भुत बात है, क्योंकि हम नीचे देखते हैं तो केवल ब्राह्मणों में ये गोत्र मिलते हैं, राजपूतों पर आपके यहाँ राजपूतों में और बाकी लोगों में भी ये गोत्र मिलते हैं। राजपूतों में भारद्वाज गोत्र के राजपूत भी है, व्यास गोत्र के राजपूत भी है, शांडल गोत्र के राजपूत भी है। तो ये जितने भी ऋषि है राजपूतों में हर तरह के गोत्र के लोग आपको मिलेंगे यहाँ। जी जी जी। अच्छा, कुछ और इस जगह के बारे में बताएं कि अगर हम ट्रेडिशन के हिसाब से कहें तो ये किस तरह का इलाका पड़ता है? इस इलाके को क्या कहा जाता है? हिमाचल के लोग किस तरह से इसको बताते हैं आपस में? ये जो हमारा कुल्लू क्षेत्र है, इसको देवभूमि के नाम जाना जाता है। इसकी विशेषता है कि अब प्रत्येक गांव में एक देवी देवता का मंदिर है। किसी गांव में तो 2-2 देवी देवता का मंदिर भी है। हर गांव में एक देवता का स्थान है। जैसे वशिष्ठ में वशिष्ठ जी का है, आगे जाएंगे अलेऊ में तो माँ नारायण जी का स्थान है, प्रीणी जाएंगे तो वहाँ तक्षकनाग का स्थान है, जगसुख जाएंगे वहाँ गायत्री भगवती का स्थान है, मेरे गांव में कार्तिकेय का स्थान है। हर गांव में आपको देवी लगभग 300 देवी देवता का स्थान कुल्लू क्षेत्र में है, जिसका आगमन दशहरे के दिन होता है। सब इकट्ठे होते हैं दशहरे के दिन, और उसकी मुख्य आराध्य देवता माता हिडिंबा है, जो मनाली में आज भी विराजमान है। मुझे लगता है कि भारतवर्ष में अगर माता हिडिंबा का स्थान है तो वो सिर्फ मनाली में ही है। तो यानी कि माता हिडिंबा का जो मंदिर है उसकी बहुत मान्यता है यहाँ। आदिकाल 5000 साल पूर्व से ऐसा कहते हैं कि जब अज्ञातवास में पांडव जी आए थे तो उन्होंने अज्ञातवास का कुछ समय जो वो यहीं गुजारा था। यहीं पर इसी क्षेत्र में ही भीमसेन और माता हिडिंबा का जब उनका जो मिलन होकर उनका जो पुत्र पैदा हुआ गुटोत्कच के मंदिर भी डूंगरी में है। यहाँ के जो पहाड़ हैं वो किस तरह के पहाड़ हैं? ये पहाड़ तो प्राचीन ही है, इसके बारे में तो मुझे स्टडी नहीं की है, लेकिन ऐसा कि पहाड़ों पर जितने भी जंगल हैं, ये जंगल सदाबहार जंगल है। दियार है, चील है, रई है, तोस है, एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है ये पाए जाते हैं हमारे पहाड़ों में। इनकी विशेषता ये है जी, 12 महीने हरे होते हैं, बर्फ में भी हरे होते हैं, गर्मी में भी हरे होते हैं, ये कभी सूखते नहीं है पहाड़। एक आप ये बताएं कि जब आप बहुत छोटे रहे होंगे जी, तब आपके दिमाग में किस तरह की स्मृतियां हैं मनाली की? किस तरह का मनाली होता था? जी, मनाली उस वक्त बहुत सुंदर था, लेकिन जैसे जैसे विकास हुआ तो इसकी सुंदरता भी खत्म होते गई। जरूरत से ज़्यादा निर्माण हो गया और जंगल तो चलो बड़े हैं आजकल भी मरे, लेकिन वो चीज़ तो स्वाभाविक है, जहाँ विकास होता है मान उसका तो कुछ ना कुछ नुकसान तो जनता को झेलना ही पड़ता है। विकास भी हुआ, लेकिन उस वक्त सादगी बहुत थी, लेकिन उतनी कैश को पैसा भी नहीं होता था उस वक्त। अब ये 1960 के बाद जो यहाँ प्लांटेशन हुई है सेब की, उसके बाद थोड़ी जागृति आई। उसके बाद 90 के दशक के बाद यहाँ पर्यटन का विकास भी हुआ। आज तो काफ़ी लोगों को रोजगार भी है, बल्कि भारत के लोग
पूरे देश के लोग यहाँ पर अपना कारोबार धंधा कर रहे हैं और काफ़ी समृद्धि अब इलाके में है। तो ये जो सेब की फसल है ये कब से है यहाँ पे? ये सेब की फसल जो है 1960 के दशक में यहाँ प्लांटेशन हुई है जी। उससे पहले लोग यहाँ अनाज जैसे धान था, आलू था, मटर था, इसकी खेती बाड़ी करते थे, गेहूँ वगैरह की जी। जी, तो अभी किस किस्म का सेब यहाँ पे होता है और मार्केट में कैसा जाता है ये जो 60 का दशक में जो सेब लगा, ये बेसिकली अमेरिका से आया हुआ सेब है जी। इसकी अमेरिका में 1922 में इसकी प्लांटेशन हुई थी शिमला में। शिमला के बाद 40 साल के बाद ये प्लांटेशन हुई जिला कुल्लू में। अभी जो 40 साल तो हमारी बागवानी वही चलती रही जो अमेरिका से सेब आया था। अब जो है अब लोग इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, जो नई किस्म की जो वैरायटियाँ है उनकी तरफ भी लोग अब इसको विकास कर रहे हैं इसका। और यहाँ पे लोगों का मुख्य काम क्या रहता है? अब तो खैर पर्यटन बहुत बड़ा काम है, तो उसके अलावा क्या काम करते हैं लोग? मुख्य काम तो मुझे लगता है कि 20% पर्यटन का है, 80% काम जो बागवानी का जो कैश क्रॉप में लोग में जो लोग काफ़ी समृद्धि है लोगों में कैश क्रॉप में जी। जी जी। अच्छा, कोई और बात आप इस इलाके के बारे में कहना चाहें, हम सबको बताना चाहें? कोई ऐसी बात जो रहती हो और आपको लगता है कि बहुत ज़रूरी है इस जगह के बारे में जाननी? ये जिस तरह से यहाँ का विकास हुआ है उस तरह से यहाँ जो थोड़ा और भी बहुत ज़रूरतें हैं, जैसे हमारा रोड का है, पार्किंग का है, बहुत बड़े इशू है जिसको अगर सरकार चाहे तो उसका तरफ ध्यान दे देगी। तो यहाँ जिस तरह से आपने देवताओं का नाम लिया, हर एक गाँव का एक अपना देवता होता है, तो यानी कि गाँव के लोगों की जिंदगी में देवता का बहुत ही इम्पोर्टेंट एक स्थान है। मतलब देवता के इर्द गिर्द ही पूरे गांव का काम चलता है। जी जी, काफ़ी जुड़े हैं। जैसे हर गांव में मेले होते हैं तो हर मेले में एक दूसरे के देवता जो है माइग्रेट जाते हैं। अच्छा। मेहमान के रूप में जी। तो देव मिलन के हिसाब से उसके हिसाब से अच्छा एक देवता के देख रेख में हम लोगों का एक अनुशासन चलता है जैसे, तो इस करके मान्यता बहुत ज़्यादा देवताओं की आज भी है। अच्छा, हम आज देख रहे थे ऊपर जो मंदिर था वहाँ पे कुछ नई बहुएं भी थी, नए लोग जिनकी शादी थी, तो क्या वो मतलब पूजा करने आते होंगे? ये ऐसा है कि जो भी लोग इस क्षेत्र से जुड़े, जो ब्याह जैसे विशिष्ट से इनके लड़के जो ब्यास गोत्र से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, वो बेशक शादी उनकी आउट ऑफ शिष्ट गाँव से बाहर हुई है, लेकिन पहला जो लड़का होगा लड़की होगी उसका जो मुंडन जो है, मुंडन का आरंभ जो वो इसी स्थान से करते हैं। जैसे हमारा ये महामाई का स्थान है। अच्छा। इनका आशीर्वाद लेके, विशिष्ट का आशीर्वाद लेके उसके बाद वो अपने घर जाके अपने जो देवता गांव के देवते हैं उसका फिर उसके बाद उनका मुंडन करते हैं। इस करके लोग जो नई बहू हैं उनका पहला बच्चा है, दूसरा बच्चा है, इस करके इसकी शुरुआत उनका जो आशीर्वाद है वो भगवती का आशीर्वाद लेके लेना जरूरी है उनके जिंदगी में। सर, आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम रोशनलाल ठाकुर है जी। जी जी ठाकुर जी, बहुत बहुत आभार, इतनी अच्छी आपने जानकारी दी, हमें बहुत मजा आया। ठीक है सर, थैंक यू जी।